मेरे साथ जुड़ चुके हैं एक बेहद खास मेहमान, जिसके लिए रामलीला मैदान का इतिहास बहुत खास रखता है। उस रात को अभी तक स्वामी रामदेव नहीं भूले होंगे। मेरे साथ इस वक्त वो जुड़ चुके हैं। स्वामी रामदेव, स्वागत है आपका आज तक में। मेरा पहला सवाल आपसे, एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर यह आंदोलन आकर इस वक्त रुक गया है। तल्ख तेवर हमें दिखाई दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के भी गतिरोध इस वक्त बना हुआ है। आप किस तरह से देखते हैं इस मोड़ को? क्या आपको लगता है कि मामला यहां से बिगड़ सकता है? देखिए, सरकार में दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति है और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए सरकार प्रामाणिक रूप से गंभीर है, तो यह गतिरोध समाप्त हो सकता है। आखिर माननीय अन्ना हजारे साहब एक मजबूत जन लोकपाल बिल की मांग कर रहे हैं और इसको मानने में आखिर सरकार को आपत्ति क्या है? और वहां जो जिस जन लोकपाल बिल की मांग कर रहे हैं उसको संसद में रख दें, उसके ऊपर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी राय रखें। ये तो लोकतंत्र है, उसमें सभी राजनीतिक पार्टियां स्वतंत्र हैं और जो है और लोगों की भी राय मांगी गई है। लेकिन सरकार इस बात के लिए माननीय अन्ना हजारे साहब को क्यों नहीं आश्वस्त कर देती है कि हम संसद में इस बिल को रख देंगे? यह इतनी सी तो बात, और यहां गतिरोध समाप्त हो सकता है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए, लेकिन शायद लगता है सरकार की नीयत ठीक नहीं है और सरकार में जो लोग निर्णय लेते हैं शायद वो लोग इस पूरे जो परिस्थिति है इसकी नाजुकता को भी ठीक से समझ नहीं पा रहे। स्वामी रामदेव, मांग ये है कि सरकारी लोकपाल बिल को वापस लिया जाए और जन लोकपाल बिल को रखा जाए। सरकार अपनी तरफ से बयान कर रही है कि हम जो है तमाम चीजों का समावेश करके एक नया बिल रखें। अब ये प्रक्रिया जो है वक्त लगेगा। सरकार को भी कहीं ना कहीं अपने लिए एक फेस सेविंग स्थिति तो पैदा करनी ही है। वो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे हालात से नहीं उभर कर आना चाहती जो वो मुंह दिखाने लायक ना रहे। तो क्या आपको नहीं लगता कि वक्त आ चुका है कि सिविल सोसाइटी भी अपनी तरफ से एक लचीला रवैया दिखाए, कम से कम अन्ना की स्वास्थ्य के लिए? हाँ, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि कुछ मामलों में आदरणीय अन्ना हजारे साहब के जो सहयोगी हैं उनको भी लचीलापन दिखाना चाहिए। और जो आपने सर बात ये कही कि सरकार मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगी, सरकार मुंह दिखाने लायक है कहां? उसका चरित्र पूरे देश के सामने आ गया। जो उन्होंने पहले रामलीला में जो रावण लीला की और अभी भी उनकी करने की मंशा थी, लेकिन क्योंकि वो पहले हमने वो डंडे झेले हैं, पहले सरकार का की वो क्रूरता बर्बरता को झेला है, और जैसे माननीय अन्ना हजारे साहब आज तब कर रहे हैं, हमने वहां पहले तब के उसका परिणाम यह है कि आज लोग सड़कों पर आकर के आंदोलन कर पा रहे। लेकिन मैं इस पूरे संदर्भ में एक बात ही कहना चाहूंगा, हमारे लिए भ्रष्टाचार मिटाना जितना जरूरी है उसी तरह से माननीय अन्ना हजारे साहब को बचाना भी जरूरी है। इसलिए दोनों बातों के ऊपर हमें ध्यान देना होगा और लगता है दोनों तरफ से इस दिशा में पहल होगी तो समझा बीच का रास्ता जरूर निकलेगा। आपको डर है इस बात का स्वामी रामदेव कि उस रात का इतिहास दोहराया जा सकता है? अगर सरकार को लगता है कि हालात उसके काबू से बाहर हो तो अन्ना को, जैसे कि डर लगातार जताया जा रहा है कि जबरदस्ती वहां से जाया जा सकता है, इस बात की आपको आशंका है? अभिसार जी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी उसकी बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं है। यूं तो देखिए, कल एक भाई ने आत्मदाह किया, आज ही जो है बौद्ध में उड़ीसा के अंदर हमारा ही एक कार्यकर्ता जो वहां पर माननीय अन्ना साहब के साथ अनशन पर बैठा था, उसकी आज मौत हो चुकी है। यदि स्थिति को नियंत्रण में नहीं किया गया, मेरे पास उसका नाम भी है, उस बेटे का नाम है अरुण दास। मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात को कि यदि सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में नहीं किया तो सरकार के हाथ से भी और माननीय अन्ना हजारे साहब के हाथ से भी बात निकल जाएगी और स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। इसलिए सरकार को प्रामाणिकता के साथ, गंभीरता के साथ ठोस कदम उठाने की जरूरत है और सही समय पर सही निर्णय लेने की जरूरत है। आखिर एक सही बिल बनाने में सरकार को आपत्ति क्यों भ्रष्टाचार के खिलाफ? तो स्वामी रामदेव ये कह रहे हैं कि हालात जो है न सिर्फ सरकार के हाथ से बल्कि अन्ना हजारे के हाथ से भी निकल सकते हैं। स्वामी रामदेव, आप मेरे साथ बने रहें। दरअसल जिस सर्वदलीय बैठक में सबकी उम्मीदें टिकी हुई थी, वहां अन्ना की मांग पर सहमति नहीं बन पाई। विपक्ष की मांग के बावजूद सरकार ने लोकपाल बिल वापस लेने से इनकार कर दिया है। हालांकि तय हुआ है कि सरकार बिल का नया ड्राफ्ट लाएगी। मंगलवार से कई स्तरों पर चली कोशिश के बाद जब सर्वदलीय बैठक शुरू हुई तो ऐसी उम्मीद बंधी थी कि सभी दल मिलकर कोई रास्ता निकाल लेंगे और अन्ना को मना लिया जाएगा। लेकिन 3 घंटे की बैठक में ऐसा कुछ नहीं निकला जो अन्ना और सरकार के बीच जारी गतिरोध को खत्म करने की उम्मीद जगा सके।
मुझे इस बात का दुख है कि इस पर सबकी राय एक नहीं बनी। वामपंथी दलों के द्वारा, आरएलडी के द्वारा, जनता दल यू के द्वारा और हमारे द्वारा बिल को वापस लेने की बात कही गई, लेकिन ज्यादातर सरकारी पक्ष के दल और कुछ अन्य दल वो इस पक्ष में नहीं थे कि बिल को वापस लिया जाए। बैठक की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने सभी दलों को अन्ना हजारे की 3 शर्तों की जानकारी दी। सरकार को संसद में रखे मौजूदा लोकपाल बिल को वापस लेना चाहिए, 4 दिन के भीतर कुछ संशोधनों के साथ जन लोकपाल बिल संसद में पेश करें, जन लोकपाल बिल को स्थायी समिति न भेजा जाए, जन लोकपाल बिल पर संसद में चर्चा हो और इसी सत्र में इसे पास किया जाए, भले ही संसद का सत्र बढ़ाना पड़े। लेकिन इन शर्तों से सारे दल सहमत नहीं थे। हालांकि मजबूत लोकपाल की जरूरत बताते हुए बीजेपी और लेफ्ट समेत ज्यादातर दलों ने सरकार से मौजूदा लोकपाल बिल को वापस लेने की मांग की, लेकिन इस पर सरकार राजी नहीं हुई। हालांकि यह तय किया गया कि सरकार लोकपाल पर नया ड्राफ्ट लाएगी, जिसमें सरकार और अन्ना के सुझावों के साथ ही दूसरी सिविल सोसाइटी के सुझाव भी शामिल किए जाएंगे। स्वामी रामदेव, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस बार जो भी इसके बाद अगला कदम होगा उसमें वक्त लगेगा, जो भी राजनीतिक प्रक्रिया होगी उसमें वक्त लगेगा, तो आपको नहीं लगता ऐसे में कम से कम सिविल सोसाइटी को, खुद अन्ना हजारे को लचीला रवैया दिखाते हुए अपने अनशन को खत्म कर लेना चाहिए? क्योंकि अगर उन्हें कुछ हुआ तो आप भी जानते हैं इसका सीधा असर सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ने वाला है। हाँ विशाल जी, मैं इस बात से सहमत हूं और इस बात की चर्चा आदरणीय अन्ना हजारे साहब के साथ में जो लोग हैं इस पूरे आंदोलन में, उन्होंने भी ये आग्रह अन्ना हजारे साहब के सामने रखा कि आप जो है ग्लूकोज की जो ड्रिप्स हैं वो ले लीजिए जिससे कि आपका जीवन सुरक्षित रहे। लेकिन अन्ना साहब उसके लिए अभी मान नहीं रहे हैं। मैंने तो एक प्रस्ताव दिया कि भाई माननीय अन्ना हजारे साहब तो हमारे लिए एक बुजुर्ग हैं, वो पिता तुल्य हैं बहुतों के लिए और हमारे लिए भी बहुत आदरणीय हैं। तो यदि उनको कुछ भी होता है तो यह इस देश के लिए ठीक नहीं होगा। और मैंने पहले भी कहा कि भ्रष्टाचार मिटाना जितना जरूरी है उतना ही अन्ना हजारे साहब को बचाना भी जरूरी है। और यदि उसकी आवश्यकता हो तो मैं आके बैठ जाता हूँ रामलीला मैदान में, मैं तो जवान हूं अभी। तो बात यह है कि अब ये गतिरोध भी खत्म होना चाहिए और माननीय अन्ना हजारे साहब का जीवन भी बचना चाहिए। बिल्कुल, अभी तो यहाँ से लड़ाई शुरू होती है, जन लोकपाल बिल से लड़ाई शुरू होती है, यहाँ खत्म नहीं होती, बहुत लंबी लड़ाई है। बिल्कुल, आपने अहम बात यहाँ पर कही स्वामी रामदेव की लड़ाई यहां से शुरू होती है और ये बात अन्ना हजारे और सिविल सोसाइटी को समझनी होगी। इसे हठ नहीं बनाया जा सकता, इस पर जिद नहीं बनाई जा सकती। स्वामी रामदेव, भ्रष्टाचार की लड़ाई लोकपाल से शुरू होती है, इससे भ्रष्टाचार खत्म नहीं होने वाला है। अगर ऐसे में अन्ना हजारे ने अपनी जान की बाजी लगा दी है इस बिल पर, तो ये कितना जायज है? अभिसार जी, ये बात सही है कि इस देश में करीब 35 लाख लोग इस देश को अलग अलग स्तरों पर न्याय देने के लिए लगाए गए हैं, फिर भी न्याय कहां मिल पाया है देश के लोगों को। ये ठीक है कि जन लोकपाल बिल बनने से भ्रष्टाचार के ऊपर एक मजबूत अंकुश जरूर लगेगा, लेकिन यहां से यात्रा से होती है। मैंने कहा ये बहुत लंबी यात्रा है, यहां खत्म नहीं हो जाती। इसलिए मैंने तो पहले इस बात को कहा कि आदरणीय अन्ना हजारे साहब के जीवन को बचाना जरूरी है। उनके स्थान पर मैं बैठ जाता हूं अनशन के ऊपर, आदरणीय केजरीवाल साहब बैठ जाते हैं, बहन किरण बेदी जी हैं, प्रशांत जी हैं, हम सब लोग जवान हैं, हम लोग वहां पर बैठ जाते हैं। उनको अन्ना हजारे साहब को बचाना जरूरी है, अन्ना हजारे साहब को बचाना जरूरी है और इसलिए भी क्योंकि उनसे जन सैलाब की भावनाएं जुड़ गई हैं और न सिर्फ रामलीला मैदान में बल्कि देश भर में, और यह बहुत ही चिंताजनक बात है। स्वामी रामदेव, आज आपकी उनसे मुलाकात हुई थी। हम जानते हैं कि जब भी वो आते हैं तो उनमें एक ऊर्जा जरूर दिखाई देती है, मगर हम उनके चेहरे पर लगातार हम देखते हैं कमजोरी बढ़ती जा रही है। आपका खुद का क्या आकलन था जब आप उनसे मिले? देखिए, शरीर पर तो इतने दिन का अनशन का असर होना लाजमी है, लेकिन उनके भीतर हौसला है, उत्साह है और उनकी इस हिम्मत के लिए हम उनको साधुवाद देते हैं और उसको दाद देते हैं। लेकिन आखिर शरीर में उम्र का भी एक तकाजा होता है, तो उम्र के जिस पड़ाव पर आदरणीय अन्ना हजारे साहब हैं वहां पर इतने ज्यादा दिन का अब और जितना आगे अनशन बढ़ेगा
वह खतरनाक हो सकता है, और खास करके उनकी किडनी के ऊपर और उनके ब्रेन सेल्स के ऊपर, क्योंकि कीटोन जब बॉडी में बढ़ता है तो उसका सबसे पहला असर किडनी पर होता है और ब्रेन सेल्स के ऊपर होता है। और किडनी और ब्रेन दोनों ही बॉडी में बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, और उनके ऊपर कोई इफेक्ट होता है तो वह जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक होगा। स्वामी जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, भीड़ वहां पर है, उनसे लगातार ये उम्मीद, एक अपील की जा रही है आप शांति बनाए रखें, मगर जैसे जैसे आप मंच से दूर जाते रहते हैं उस भीड़ का स्वरूप भी बदल जाता है। वो भीड़ जो मंच से दूर है उसका मकसद कुछ हद तक हुड़दंग मचाना भी है, क्योंकि मैं खुद उनसे रूबरू हुआ हूं, और यह बहुत चिंताजनक बात है कि अगर आज रात कुछ ऐसा नाटकीय, ऐसा ड्रामेटिक होता है तो यकीन मानिए एक ऐसी सूरत उभर कर आ सकती है स्वामी रामदेव जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती इस वक्त। अभिसार, आपने बहुत बड़ी बात उठाई है और माननीय अन्ना हजारे साहब भी इस बात से दुखी हैं। देखिए, मैं दोनों आंदोलनों की मैं कह रहा हूं कि कोई तुलना करके कोई एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा नहीं पैदा करना चाहता, लेकिन एक आंदोलन होता है व्यवस्थित कार्यकर्ताओं के द्वारा, किसी संगठन के द्वारा, जहां पर कार्यकर्ताओं के ऊपर, संगठन के ऊपर, उसके लोगों के ऊपर जो है जो आंदोलन करने वाला है उसका नियंत्रण होता है। जैसे हमने लाखों लोगों को यहां पर इकट्ठा किया, उसमें एक भी व्यक्ति दारू पी करके आया हुआ नहीं था। अब यहां पर वो जो दारू पिए हुए लोग हैं, जो आधी बेहोशी की अवस्था में हैं, कुछ उसमें सिगरेट पी रहे हैं, कुछ जेब कतरे भी आ रहे हैं, कुछ दूसरे लोग भी आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा ये स्थिति अराजक हो सकती है, क्योंकि ना तो सरकार के नियंत्रण में स्थिति रहेगी, ना आदरणीय अन्ना हजारे साहब के नियंत्रण में स्थिति रहेगी। इसलिए इस आंदोलन को तुरंत नियंत्रित करना भी जरूरत है और आदरणीय अन्ना हजारे साहब की मांगे पूरी होना भी जरूरी है। इसलिए हमें अब कोई रास्ता जरूर निकालना पड़ेगा, और यदि हमने कोई रास्ता नहीं निकाला, ये गतिरोध नहीं टूटा, तो स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती है, जिसको आपने भी खुद अभिसार महसूस किया है। स्वामी जी, आप अपनी तरफ से एक सीधी अपील क्यों नहीं करते, बात क्यों नहीं करते अन्ना हजारे से कि वो अपने अनशन को तोड़ें? वो इस वक्त ये नहीं समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं मर जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अगर उन्हें कुछ हुआ तो क्या होगा, उसकी यहां पर हम उसकी बानगी नहीं की जा सकती यहां पर। देखिए, मैं तो उनसे जब मिला तब भी मैंने उनसे इस बात को कहा, और क्योंकि मैं तो उनसे एक प्रेम करने वाला व्यक्ति हूं, और जन लोकपाल की ड्राफ्टिंग से लेकर के जब पहला उसका ड्राफ्ट भेजा गया था माननीय प्रधानमंत्री जी को, तब मैंने पहला सिग्नेचरी मैं था उसके अंदर, और हमारे दूसरे मित्रगण थे सभी। तो एक मित्रता के नाते मैं उनसे बात कर सकता हूं, क्योंकि उसमें मैं एक सक्रिय मेरी भूमिका नहीं है। मेरी इस देश के जैसे दूसरे लोग हैं कि जो चाहते हैं कि जिस देश के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कठोर कानून हो, उस तरह की मेरी मानसिकता है। तो इस काम के लिए तो आदरणीय केजरीवाल साहब को, भाई प्रशांत जी को, बहन किरण जी को पहल करनी पड़ेगी अन्ना हजारे साहब को मनाने के लिए, क्योंकि अब ये सक्रिय कार्यकर्ता हैं, और जितनी सरकार की जिम्मेदारी है उतनी ही इनकी भी जिम्मेदारी है। तो एक बात तो मैं सरकार से कहूंगा कि सरकार आखिर इस बात को मान क्यों नहीं लेती। दूसरी बात, हमारे ये तीनों ही जो सक्रिय कार्यकर्ता है अन्ना साहब के साथ, वो जरूर अन्ना साहब को मनाएंगे। हमने तो उनसे रिक्वेस्ट की ही है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी रामदेव, आपने आज तक के लिए वक्त निकाला। सच तो यह है, बकौल सिविल सोसाइटी 6 दिन का विलंब रहा, 6 दिन तक कोई भी संपर्क नहीं हुआ दोनों पक्षों के बीच। सरकार जो तमाम कदम यहां पर उठाती दिख रही है, उसने पहले क्यों नहीं उठाया? क्यों इस वक्त इस हालात तक मामला आ चुका है? और ये हालात निहायत ही चिंताजनक है।